आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनिन मार्टिन ग्रामर सीरीज में। तो आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है और एक तरह से कह सकते हैं सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन्स होती है, डाउट होता है प्रीपोजिशंस को लेकर के, और बहुत सारे लोग तो प्रीपोजिशंस को रट करके पढ़ने के लिए बोलते हैं कि हाँ इसके साथ ये वाला प्रीपोजिशन फिक्स है, इसके साथ ये वाला प्रीपोजिशन फिक्स है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा यहाँ पर रटने का कोई जगह नहीं होगा, जहां पर केवल और केवल कंसेप्ट और लॉजिक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने अदर चैप्टर्स को बिल्कुल सिंपल वे में और लॉजिक और कंसेप्ट के साथ पढ़ाया है, वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर को भी, प्रेपोजिशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 38। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है कि प्रेपोजिशन हम किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रेपोजिशन। तो अगर देखा जाए ना, तो प्रेपोजिशन वर्ड कैसे बना है, इसमें प्री लग गया है और इसके साथ जुड़ गया पोजीशन। तो देखो, पोजीशन का मतलब होता है स्थान या प्लेस, और प्री का मतलब होता है पहले, यानी जो वर्ड पहले आकर के स्थान लेता है। तो ये तो एक अलग चीज हो गया, इन दोनों को मिलाकर के बना प्रेपोजिशन। बट देखिए, प्रेपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस तरीके से हमारे पास जितने भी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ठीक है, तो उसी में प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना काम होता है। नाउन का क्या काम होता है, नाउन का फंक्शन होता है नाम बताना। प्रोनाउन का काम होता है नाउन के जगह पे आना, नाउन को रिप्रेजेंट करना। एडजेक्टिव का काम होता है डिस्क्राइब करना, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। वर्ब का काम होता है एक्शन या स्टेट के बारे में बताना। एडवर्ब का काम होता है वर्ब को डिस्क्राइब करना, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना, या खुद दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करना। तो उसी तरीके से जरूर प्रेपोजिशन का भी कुछ ना कुछ अपना एक रोल इसको दिया गया होगा, इसका भी अपना कोई फंक्शन होगा। तो प्रेपोजिशन का काम है, प्रेपोजिशन का फंक्शन है, प्रेपोजिशन का रोल है रिलेशन बताना। क्या बताना, रिलेशन बताना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, मैं पहले डेफिनेशन से नहीं, पहले एक एग्जांपल से शुरू करूंगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है द मैन इन द कार शाउटेड एट द बॉय स्टैंडिंग नियर द शॉप। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो वर्ड्स आप रेड कलर में देख रहे हो ना, देखो एक यहां पर एक वर्ड आ रहा है इन, और यहां पर एक है एट, और यहां पर है नियर। अब ध्यान से थोड़ा देखना, यहां पर ये जो रेड कलर में जो आप वर्ड देख रहे हो ना, ये वर्ड कहां पर आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है यहां पर, तो आया है कार के पहले, यहां पर आया है बॉय के पहले, और यहां पर आया है शॉप के पहले। तो कार, बॉय और शॉप, ये तीनों ही वर्ड्स क्या है, ये तीनों ही वर्ड्स नाउन है। देखो एन का मतलब नाउन, ये तीनों ही वर्ड्स क्या है, नाउन है, ये नाउन है। और इन नाउन्स के पहले एक वर्ड आया है जो कि हमने यहां पर रेड कलर में लिखा है, इन, एट और नियर। ये वर्ड्स काम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो रेड कलर में, ये नाउन के पहले आ रहा है। यहां पर भी ये नाउन के पहले आया, यहां पर भी ये नाउन के पहले आया, और यहां पर भी ये नाउन के पहले आया। तो ये नाउन के पहले आकर के ये काम क्या कर रहा है, तो ये काम कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। जैसे देखो, हम बोल रहे हैं द मैन इन द कार, भाई कौन सी आदमी की बात कर रहे हैं, कौन सा आदमी की बात कर रहे हैं, जो कि कार में है। यानी मैन का रिलेशन किससे है, मैन का रिलेशन कार से, या फिर हम कह सकते हैं कार का रिलेशन किससे है, मैन से है। तो यहां पर कार का रिलेशन किससे है, मैन से है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो बोल रहा है कि मैन जो है ना वो कार में है, तो मैन कहां, कार में, यानी मैन का संबंध, भाई मैन तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त जहां पर सेंटेंस हमने दिया है वहां पर इस मैन का रिलेशन किस चीज से है, तो इस मैन का रिलेशन क्या है, इस कार से। और ये कार क्या है, ये कार नाउन है। ठीक है, और ये क्या हुआ, इस कार का रिलेशन हम कह सकते हैं कि मैन से है। और ये रिलेशन बताया कौन, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया कौन, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया इन। ये इन क्या, ये रिलेशन बताया। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या है, शाउटेड एट द बॉय,
अब देखो उस मैन ने एक काम किया शाउट करने का, देखो बॉय क्या नाउन है, उस मैन ने क्या काम किया, शाउट करने का। तो शाउट क्या है, शाउट एक वर्ब है, चिल्लाना क्या है, शाउट क्या एक वर्ब है। तो उसने शाउट किया, वो किसी और पे भी शाउट कर सकता था, उसका टारगेट किस पे था, उस लड़के पे था शाउट करने का, वो किसी और पे भी चिल्ला सकता था। तो शाउट जो किया, तो शाउट किया तो किस पे किया, इस लड़के पे किया, यानी शाउट करने का संबंध किस पे, इस लड़के पे। या फिर इस नाउन का हम रिलेट किससे कर रहे हैं, ये वर्ब शाउट से कर रहे हैं। तो ये शाउट और बॉय है, यानी वर्ब और नाउन के बीच में रिलेशन कौन बताया, तो रिलेशन बताया एट। ये क्या किया, ये रिलेशन बताया। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि स्टैंडिंग नियर द शॉप। अब सबसे पहले बताना, ध्यान देना, ये जो है ना स्टैंडिंग आपको देखने से वर्ब जैसा लग रहा होगा, हाँ वर्ब ही है, बट ये नॉन फाइनाइट के वर्ब है। नॉन फाइनाइट के जो वर्ब होते हैं वो काम क्या करते हैं, वो होते हैं वर्ब है, बट काम करते हैं एडजेक्टिव का। तो यहां पर जो स्टैंडिंग देख रहे हो ना, ये कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग है ना, ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई कौन सा बॉय, जो स्टैंडिंग है, जो खड़ा है, ठीक है, जो खड़ा है। तो यहां पर ये नाउन को डिस्क्राइब किया, तो ये स्टैंडिंग क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखो ये स्टैंडिंग कहां पर है, ये स्टैंडिंग, उसका स्टैंडिंग का पोजीशन कहां पर है, तो दुकान के पास है, दुकान के करीब है, शॉप के करीब है। तो इस स्टैंडिंग का रिलेशन हम किससे बताया, शॉप से बताया। और ये रिलेशन बताया कौन, ये रिलेशन बताया इन। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जो भी वर्ड्स रेड कलर में है वो क्या कर रहा है, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। अब ये दो वर्ड्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हर केस में जो ये रेड कलर वाला वर्ड है ना, ये नाउन के पहले आ रहा है। देखो यहां नाउन के पहले आया, यहां भी नाउन के पहले आया, यहां भी क्या किया, ये नाउन के पहले आया। और नाउन के पहले आ करके एक बार ये जो प्रीपोजिशन है, नाउन का रिलेशन नाउन से बता रहा है, नाउन का रिलेशन नाउन से बता रहा है, और यहां पर नाउन का रिलेशन वर्ब से बता रहा है, और यहां पर नाउन का रिलेशन एडजेक्टिव से बता रहा है, एडजेक्टिव से बता रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब यह है कि प्रीपोजिशंस हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि कहां पर आते हैं, उसका स्थान कहां पर होता है, नाउन के पहले। तो यूजुअली प्रीपोजिशन कहां आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। नाउन के पहले आकर के क्या करते हैं, वो उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस में मौजूद किसी दूसरे वर्ड से बताते हैं कि भाई उस नाउन का संबंध, उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस में और कौन से वर्ड से है, और जो सेंटेंस में मौजूद जो और दूसरे वर्ड है जिसके साथ उस नाउन का रिलेशन हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, वे वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। वे वर्ड्स खुद नाउन हो सकते हैं, वे वर्ड्स प्रोनाउन हो सकते हैं, वे वर्ड्स वर्ब हो सकते हैं, वे वर्ड्स एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर लेना कि प्रीपोजिशन जनरली आता है किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले। आपको ज्यादातर केस में प्रीपोजिशन कहां पर आता हुआ दिखेगा, ठीक नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो उस नाउन या प्रोनाउन जिसके पहले वो प्रीपोजिशन आ रहा है, उसका किसके साथ संबंध है, किसके साथ रिलेशन है, ये कौन बताएगा, ये प्रीपोजिशन बताएगा। तो उस नाउन का संबंध, यानी एक नाउन का संबंध नाउन से हो सकता है, एक नाउन का संबंध वर्ब से हो सकता है, एक नाउन का संबंध एडजेक्टिव से हो सकता है, ठीक है। तो उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकता है, और नाउन और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन कौन बताता है, वो रिलेशन बताता है प्रीपोजिशन। बात आपको समझ में आ गई, प्रीपोजिशन। तो ये जो रेड कलर में है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पहले में जो रिलेशन बता रहा है ना, पहले में नाउन का रिलेशन, नाउन का रिलेशन किसके साथ बता रहा है, नाउन के साथ बता रहा है, नाउन का रिलेशन नाउन के साथ बता रहा है, ठीक है। दूसरे में नाउन का रिलेशन किसके साथ बताया, नाउन का रिलेशन बताया वर्ब के साथ, नाउन का रिलेशन बताया वर्ब के साथ। देखो शाउट क्या है, वर्ब है। और तीसरे में नाउन का रिलेशन किसके साथ बताया, तो नाउन का रिलेशन बताया स्टैंडिंग के साथ। स्टैंडिंग यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो तीसरे में नाउन का संबंध किसके साथ बताया, एडजेक्टिव के साथ बताया। तो हर नाउन का जो रिलेशन होगा ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन हम कहते किसको है, और ये किस तरीके से दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। अब देखो सबसे बड़ा चीज,
सबसे बड़ा चीज देखो क्या है, ध्यान देना। प्रेपोजिशन हम कभी रट कर नहीं चलेंगे, हम लॉजिक के साथ समझेंगे। क्योंकि देखो एक सेंटेंस में मल्टीपल टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। अगर आप रट के चलोगे हाँ यही रिलेशन होगा, तो आप गलत हो। मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। तो जब भी आप प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, या प्रेपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस आपके पास है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा या कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह पता करना होगा, जब भी प्रेपोजिशन का आप यूज कर रहे हो तो यूज करते समय आपको हमेशा दो बातें याद रखना होगा। पहला बात देखो क्या है, पहला आप रिलेशन किसके किसके बीच में बता रहे हो, ठीक है। पहला रिलेशन बिटवीन, पहला आपको याद रखना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन, यानी रिलेशन आप किसके किसके बीच में दिखा रहे हो, ठीक है। आप रिलेशन किसके किसके बीच में दिखा रहे हो, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है आप ए का रिलेशन बी के साथ बता रहे हो, या फिर आप ए का रिलेशन सी के साथ बता रहे हो, या फिर आप ए का रिलेशन डी के साथ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप किन दो पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन बताना चाहते हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं है तो फिर प्रीपोजिशन आपका पढ़ना बेकार है। तो जब भी रिलेशन बताएंगे तो दो चीजों से बताएंगे, दो पर्सन दो थिंग्स के साथ बताएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि हम ए का रिलेशन किसके साथ बना रहे हैं। अगर कहने का मतलब है कि सेंटेंस हमारा डिमांड कर रहा है कि ए का रिलेशन बी के साथ बनाना है, लेकिन आप क्या कर दिए, आप ए का रिलेशन सी के साथ बनाती हैं, तो वहां पर प्रीपोजिशन का आपका एरर पक्का होगा। तो सबसे पहले जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें रिलेशन किसके किसके बीच में बताना, तब तक हम प्रीपोजिशन नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि वहां पर रिलेशन किस तरह के बनेगा। और जब यही नहीं पता होगा कि रिलेशन किस तरह के बनेगा, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वहां पर कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। तो हमने क्या बताया कि पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हां रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, रिलेशन बिटवीन। और दूसरा चीज क्या है कि आपको यह चेक करना, हाउ इज द रिलेशन, हाउ इज द रिलेशन, हाउ इज द रिलेशन बीइंग established। तो दो बातें, पहला रिलेशन बिटवीन का मतलब रिलेशन किसके किसके बीच हो रहा है, कोई दो के बीच में होगा, ए का रिलेशन बी के साथ होगा। और दूसरा कि रिलेशन हम कैसे बता रहे हैं, यानी किस तरह का रिलेशन हम दिखाना चाहते हैं, हम किसके किसके बीच में रिलेशन बता रहे हैं और रिलेशन हम किस तरह का दिखाना चाहते हैं। जैसे रिलेशन, अब कहने का मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन है, देखो ए का रिलेशन बी के साथ। अब ए का रिलेशन बी के साथ है, ये तो हमें पता चल गया कि ए जो है ना किसी न किसी प्रकार से बी से संबंधित है, लेकिन भैया किस टर्म्स में रिलेटेड है, रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। दोस्त दोस्त का रिलेशन है, या फादर और सन का रिलेशन है, मदर और सन का रिलेशन है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का रिलेशन है। भाई किस तरह का रिलेशन है ये तो पता होना चाहिए ना। तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, पहला रिलेशन किसके किसके बीच हो रहा है, और रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन आप बताना चाहते हैं। तो ये दो पता रहेगा तो आपका प्रीपोजिशन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया? हाँ चलिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों का प्रीपोजिशन का ये एक तरह से इंतजार था, वेट था, बार बार बोल रहे थे सर जल्दी से प्रीपोजिशन स्टार्ट कीजिए। तो बिल्कुल स्टार्ट कर चुका हूं, तो बिल्कुल तमीज से ही पढ़ाऊंगा और कोई भी चीज छूटेगा नहीं, बिल्कुल ये मेरा प्रॉमिस है। आप मुझे एक चीज बता दीजिएगा कि कोई भी चैप्टर में मैंने आप लोगों को कम पढ़ाया है, जहां तक मैंने कुछ चीजें ज्यादा ही बताया है, तो नो डाउट इसमें भी मैं बताऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। आप लोग जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए कि हाँ एक चैनल है जहां पर लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, ग्रामर की पढ़ाई होती है। अगर अच्छा पढ़ाई होती है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि खराब पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो जरूर आप उसको शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को, और लाइक और कमेंट तो जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो देखो, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो देखो मैंने एक ही सेंटेंस लिया, मैंने तीन अलग अलग सेंटेंस नहीं लिया, मैंने एक ही सेंटेंस में आपको ये बता दिया कि नाउन का रिलेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखो, तो इसका सबसे सिंपल क्या डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा।
सबसे सिंपल डेफिनेशन है, प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स। प्रेपोजिशन हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं विच शो अ रिलेशनशिप, जिसका काम होता है रिलेशन बताने का। भाई रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसके किसके बीच में, तो वो रिलेशन पहला पार्टी जो होगा वो पक्का कौन होगा, या तो नाउन होगा या उसका छोटा भाई प्रोनाउन होगा, ठीक है। और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, अरे कौन सा नाउन या प्रोनाउन, जिसके ठीक पहले वो प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है, तो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ, सम अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी सेंटेंस में अगर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसके साथ रिलेशन बताने के लिए, उसके साथ रिलेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये है आपका प्रीपोजिशंस का डेफिनेशन। तो ध्यान देना, प्रीपोजिशन यूजुअली आता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो देखो हमने क्या बोला कि प्रीपोजिशन जो होगा वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन है, इसके ठीक पहले प्रीपोजिशन आता है। देखो मैं प्रीपोजिशन को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रेप का मतलब समझ जाना कि प्रीपोजिशन, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसके पहले जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा उसके साथ रिलेशन बताएगा। अब इसके पहले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, इसके पहले कोई नाउन आ सकता है, इसके पहले कोई प्रोनाउन आ सकता है, इसके पहले कोई वर्ब आ सकता है, इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या और कई तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन होगा ना, जिसके ठीक पहले आ रहा है, वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन के साथ बता देगा, या फिर वो इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ बता देगा, या फिर ये नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होगा ना किसके साथ करेगा, ये वर्ब के साथ बता देगा, या फिर इसका रिलेशन ये किसके साथ बता देगा, किसी एडजेक्टिव के साथ बता देगा। तो यहां जिस नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले प्रीपोजिशन आ रहा है ना, वो प्रीपोजिशन क्या करेगा, इन दोनों के बीच में, देखो पहला पार्टी ये है, पार्टी ए ये है, और ये है पार्टी बी। अब इनके बीच में रिलेशन बताने का काम कौन किया भाई, कौन किया, तो प्रीपोजिशन किया, ठीक है। और ये तो फिक्स होगा, ये या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहां इसके अलावा तीसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। लेकिन इसके पहले कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी वो रिलेशन किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बताने का काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए भाई यहां तक तो क्लियर है। डेफिनेशन को मैंने इस तरह से डायग्राम भी बना करके बता दिया। अब देखो लोग अक्सर गलती कहां कर जाते हैं, गलती लोग कहां करते हैं, ध्यान देना, समझना यहां पर इस बात को। मैंने यहां पर जैसे देखो एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा द मैन डैश द पार्क डैश द पार्क। अब देखो जो सेंटेंस हमने लिखा, आप बताना यहां पर एक काम करते, सेंटेंस को मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ी रह गया था, मैं फिर से लिखता हूं। द मैन वॉक्ड डैश द पार्क डैश द पार्क। अब आप लोग मुझे बताना कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा, द मैन वॉक्ड डैश द पार्क, अब देखो यहां जो जगह खाली देख रहे हैं ना, जो ब्लैंक स्पेस है, यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अगर थोड़ा बहुत भी प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है तो आप लोग बताइएगा कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फटाफट बताना यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है। चलो फटाफट बताइएगा। द मैन वॉक्ड डैश द पार्क। तो वही बच्चे मेरे वीडियोस को देखें जो दिमाग लगाते हैं, रटते हैं। रटने वाले लोग मेरे वीडियोस में मत आइए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। हाँ, अगर भीड़ वैसे लोगों का आ जाए जो दिमाग लगाते तो मैं बहुत खुश हूंगा, ठीक है। तो आप बताइएगा यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। आपको देखना है कि यहां पर रिलेशन हम किसके किसके बीच में बना रहे हैं और किस टाइप का रिलेशन हम दिखाना चाहते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी प्रीपोजिशन लगाओगे, जब भी प्रीपोजिशन का यूज करोगे, हमेशा दो बात,
रिलेशन किसके किसके बीच और रिलेशन किस टाइप का रिलेशन बता रहे हैं, ये दोनों चीज पता होना चाहिए। तो बताइएगा यहां पर कौन सा रिलेशन होगा, यहां पर कौन सा रिलेशन होगा, चलिए फटाफट बताइए किस टाइप का रिलेशन यहां पर हम बता रहे हैं। इन एट, अच्छा, द मैन वॉक्ड इन, द मैन वॉक्ड इन द पार्क, ओके, और द मैन वॉक्ड एट द पार्क। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये इस पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रिलेशन बताना चाहते हैं। अगर आपने इन बताया तो इन भी गलत नहीं है, लेकिन केवल इन ही प्रीपोजिशन आएगा ये भी बात सही नहीं, इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन आ सकते हैं। यही सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में मैं 7-8 तरीके का प्रीपोजिशन लगा करके दिखा सकता हूं। तो 7-8 तरीके से अगर आप सोच सकते हैं, आपका अगर सोच उतना दूर तक जाता है तो समझ लीजिए कि आप सारा लॉजिक समझ जाएंगे। लेकिन आपकी सोच अगर लिमिटेड है, किसी ने आपको रटवा करके पढ़ाया है कि रट लो बेटा, ये रट लो, बस इसमें यही होता है, इसके साथ फलना प्रीपोजिशन, उसके साथ फलना प्रीपोजिशन, उसके साथ फलना प्रीपोजिशन, तो ध्यान दीजिएगा। देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आप रिलेशन किस टाइप से बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मान के चलो कि ये पार्क है, मैं बना देता हूं, ये पार्क है, ये ऐसा गोल जैसा, चाहे जैसा भी पार्क हो, पार्क भाई गोल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब कहने का मतलब है कि अगर वो मैन जो है इस पार्क के अंदर वॉक कर रहा है, वो मैन इस पार्क के अंदर वॉक कर रहा है, तो किसी का अंदर का जब सेंस आता है तो हम इन लगाते हैं, तब तो वैसे स्थिति में हम इन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो मैन है वो पार्क के चारों ओर वॉक कर रहा है, तो पार्क के चारों ओर जब वॉक कर रहा है तो राउंड लगा देंगे, राउंड लगा देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मैन जो है ना पार्क में था और पार्क से बाहर निकल के चला गया, ठीक है, पार्क से बाहर निकल के चला गया, तो जब बाहर निकल के चला गया तो एक पोजीशन को छोड़कर हम दूसरे पोजीशन में जाते हैं, तो जहां पर हम पोजीशन को लीव करते हैं उसको फ्रॉम बोलते हैं। तो हो सकता है कि आदमी पार्क से बाहर चला गया, ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम भी तो हम लगा सकते हैं, फ्रॉम भी तो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई आदमी जो था ना वो पार्क के अंदर वॉक नहीं कर रहा था, पार्क के पास में, पार्क के करीब वॉक कर रहा था, यानी इधर वॉक कर रहा था, इधर वॉक कर रहा था, मतलब पार्क के नजदीक में, पार्क के अंदर वो वॉक नहीं कर रहा था। हम क्या बोलेंगे, एक आदमी था जो पार्क के नजदीक में, पार्क के पास में वॉक कर रहा था। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट से सोचेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, नियर द पार्क, नियर द पार्क, नियर द पार्क, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होगा कि कोई आदमी इधर था और वो सीधा इस पार्क को क्रॉस करके इधर चला आया, तो जब एक छोर से दूसरे छोर में हम क्रॉस करके निकल जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अक्रॉस लगाते हैं, अक्रॉस। तो यहां पर हम अक्रॉस भी लगा सकते हैं, यह भी प्रीपोजिशन यहां पर संभव है। उसके बाद अगर कोई आदमी था, कोई मैन था, वो कहीं से आया और कहां आ गया, पार्क में आ गया, कहां आ गया, पार्क में आ गया, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम डेस्टिनेशन बता रहे हैं। तो उस आदमी का डेस्टिनेशन कहां था, पार्क में पहुंचना था, तो डेस्टिनेशन बताने के लिए हम यहां पर प्रीपोजिशन टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई आदमी था, अब वो किधर से आया, किधर से आया, लेकिन उसका डेस्टिनेशन पार्क नहीं था, उसका डेस्टिनेशन पार्क नहीं था, लेकिन पार्क की ओर से ही गया, वो पार्क की तरफ से ही गया और उसका डेस्टिनेशन पार्क नहीं था। लेकिन पार्क क्या था, उसका डायरेक्शन था, पार्क उसका डेस्टिनेशन नहीं था, पार्क उसका डायरेक्शन था, मतलब वो पार्क की तरफ से ही गुजर करके गया। तो यहां पर हम टुवर्ड्स भी लगा सकते हैं, टुवर्ड्स भी लगा सकते हैं। तो देखो कितने टाइप के प्रीपोजिशन लग रहे हैं, यहां पर कितने टाइप के प्रीपोजिशन लग रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर रहे हो, ठीक है। द मैन वॉक्ड इन द पार्क, द मैन वॉक्ड इन द पार्क, हमने क्या बोला, यहां पर इन लग जाएगा, इन भी लगा सकते हो। द मैन वॉक्ड इन द पार्क, यानी वो पार्क के अंदर वॉक कर रहा था। द मैन वॉक्ड अराउंड द पार्क, यानी पार्क के चारों ओर वॉक कर रहा था, ठीक है। अच्छा, मैन वॉक्ड फ्रॉम द पार्क, यानी पार्क से वॉक करते हुए बाहर निकल गया, तो फ्रॉम द पार्क। अच्छा, द मैन वॉक नियर द पार्क, यानी मैन जो है वो पार्क के नजदीक में वॉक कर रहा था।
द मैन वॉक्ड अक्रॉस द पार्क, अक्रॉस द पार्क का मतलब पहले वो इधर था और इधर से पार्क को होते हुए, पार्क को पार करते हुए उस तरफ चला गया, तो अक्रॉस द पार्क हो गया। अब जैसे कोई किसी और प्लेस पे था और उसका उस जगह से वो कहां पर चला है, पार्क में चला है, तो पार्क क्या था, उसका डेस्टिनेशन था। जैसे बोलते हो ना आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहां पर क्या करते हो, टू लगाते हो, क्योंकि स्कूल आपका डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर द मैन वॉक्ड टू द पार्क, द मैन वॉक्ड टू द पार्क। अच्छा, अब वो मैन था ना, वो जा कहीं और रहा था, हो सकता है पार्क के आगे जिम था, तो जा रहा था जिम की ओर, यानी डेस्टिनेशन उसका जिम था, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा था, पार्क की डायरेक्शन में जा रहा था। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम टुवर्ड्स भी लगा सकते हैं, द मैन वॉक्ड टुवर्ड्स द पार्क। बात समझ में आ रही है? तो ये कहना, हाँ थ्रू नहीं लगेगा। थ्रू पता है कब लगाते हैं, जब किसी चीज से अंदर हो करके गुजरते हैं। जहां पर 3D प्लेस हो ना, जो 3D प्लेस होते हैं ना, अब ये 3D प्लेस क्या होते हैं आगे वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा। किसी चीज से होकर के गुजरना, किसी के अंदर से होकर, किसी के अंदर पहले घुस जाना और उसके अंदर से होकर के निकलना, तब हम थ्रू लगाते हैं। यहां पर हम थ्रू नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ अक्रॉस लगा देंगे, लेकिन यहां पर थ्रू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इतने पॉसिबल प्रीपोजिशंस यहां पर आ सकते हैं। अब जो बच्चा रट लिया होगा कि वाक्य के साथ इन लगा दो, तो भाई आपको कैसे पता चला कि वो जो आदमी है वो पार्क के अंदर ही वॉक कर रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्क के बाहर, उसके पार्क के नजदीक में वॉक कर सकता है वो, या पार्क की तरफ ही वो आ गया वो, या फिर पार्क के चारों ओर वॉक कर रहा था। तो ये हमारे सोचने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के रिलेशन बताना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है, ये जिन्होंने लिखा, जो स्पीकर है, उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है कि वो रिलेशन किस टाइप के। हाँ भाई इतना तो हमें पता है कि उसका वॉक करने का रिलेशन जो है वो पार्क से है, लेकिन किस टाइप का रिलेशन हम बताना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देयर कैन बी मल्टीपल रिलेशन, और मल्टीपल रिलेशन होने के कारण मल्टीपल प्रीपोजिशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज रटते रहो, पूरा आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे वीडियोस। 5 मिनट में प्रीपोजिशन खत्म, 10 मिनट में प्रीपोजिशन खत्म। वैसे 5 मिनट और 10 मिनट के हजारों वीडियो देख लोगे ना, तो भी जिंदगी भर प्रीपोजिशन का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो चलो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो आप लोग एक बार चैट में लिख करके बताओगे जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया। प्रीपोजिशन को यूज करते समय हमेशा दो बातों को ध्यान में रखना है। ये दो बात क्या क्या है अब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग चैट में लिख करके बताओ ये दो बात कौन कौन से, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने इन दो बातों को सीरियसली लिया है। और अगर जिस दिन आप ये दो बात को पकड़ लिए, कभी भी प्रीपोजिशन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां से आप सोचना शुरू कर देंगे, और जहां से सोचना स्टार्ट करते हैं ना, वहां से हमारा लॉजिक भी बनने लगता है, ठीक है। लैंग्वेज रटने का चीज नहीं होता है, लैंग्वेज कंसेप्ट का चीज होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब जो रिलेशन बताएगा, हाँ पहला तो रिलेशन बिटवीन है, पहला है रिलेशन बिटवीन, और बताना क्या, पहला रिलेशन बिटवीन है, दूसरा बताना क्या है। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, दो चीज, रिलेशन बिटवीन एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन। मैं फिर से लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन। पहला बात रिलेशन बिटवीन और दूसरी बात क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन। भाई किस तरह का रिलेशन आप बताना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन। बस यही दो चीज है जो आपको ध्यान रखना है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, हाँ, या फिर हाउ द रिलेशन इज मेड, ये भी बात बोल सकते हो, लेकिन शॉर्टकट में क्या बोलोगे, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, प्रेपोजिशंस डिनोट द रिलेशंस, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं। भाई किसका रिलेशन, ये नाउन का रिलेशन या प्रोनाउन का रिलेशन बता देते हैं। किसके साथ बताते हैं, तो सम अदर वर्ड, यानी सेंटेंस में कुछ और वर्ड होता है उसके साथ बताते हैं। लेकिन रिलेशन जो हमने बोला कि किस तरह का रिलेशन है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, तो कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। ये रिलेशन टाइम का हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशन प्लेस का हो सकता है, ये रिलेशन डायरेक्शन का हो सकता है, जो मैंने बताया डायरेक्शन के लिए हम टुवर्ड्स लगाते हैं। ये रिलेशन मूवमेंट का हो सकता है, ठीक है, यानी
आना जाना भी क्या हो गया, एक मूवमेंट हो गया, तो मूवमेंट का रिलेशन हो सकता है। ये रिलेशन पोजीशन का हो सकता है, जैसे मैंने बोला द कार ऑफ राम, यानी राम का कार, ठीक है। ये रिलेशन सोर्स का हो सकता है, जैसे वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, तो फ्रूट और वेजिटेबल पाने का हमारा सोर्स क्या है, प्लांट्स है। तो ये सोर्स बता सकता है, ये मैनर बता सकता है कि भाई काम कैसे हुआ, काम किस ढंग से हो रहा है। जैसे आई एम राइटिंग द लेटर विथ अ पेन, मैं कैसे लिख रहा हूं, पेन के साथ लिख रहा हूं, तो ये क्या बताया, मैनर बताया। ये रीजन बता सकता है, ये जो रिलेशन है ना, रीजन का रिलेशन बता सकता है। जैसे शी डाइड ऑफ कैंसर, तो ये क्या क्या कारण बताया कि उसका मरने का कारण क्या था, कैंसर था, तो रीजन बताया। तो प्रीपोजिशन प्लेस बता सकते हैं, प्रीपोजिशन प्लेस का रिलेशन बता सकते हैं, टाइम का रिलेशन बता सकते हैं, डायरेक्शन का, मूवमेंट का, पोजीशन का, सोर्स का, मैनर का, रीजन का, एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर बिल्कुल काम की बात मैं बताऊंगा, सारा चीज काम की बात है, नो बकवास। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है आई केप्ट द बुक, आई केप्ट द बुक, आई केप्ट द बुक। अच्छा रुको, मैं फिर से लिखता हूं, आई केप्ट द बुक, आई केप्ट द बुक अपॉन द टेबल, आई केप्ट द बुक अपॉन द टेबल। अब यहां पर ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर इस बात को ध्यान से समझ। देखो, आपने सेंटेंस में कभी ऑब्जेक्ट के बारे में सुना है, कभी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सुना, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखो किसके बाद आता है, हम यही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। केप्ट देखो क्या, केप्ट है, वर्ब है, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, भाई किसका ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का। ये केप्ट कैसा है वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। भाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये देखो द बुक क्या है, द बुक ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब जो कीप है ना, कीप का पास्ट फॉर्म केप्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देना कि मैंने बुक को रख दिया, भाई कहां रखा, टेबल के ऊपर रखा, तो यहां पर ये अपॉन क्या कर रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। तो ये अपॉन क्या, ये है प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब देखो प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आता है। अरे भाई प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, तीसरा कुछ भी नहीं आ सकता है। और अगर तीसरा कुछ आएगा ना तो उसको भी नाउन के समकक्ष होना पड़ेगा, नाउन के इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात मैं बताऊं, ये जो टेबल है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो ही जगह आता है, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और एक प्रीपोजिशन के बाद। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन आता है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ना, दो ही जगह ऑब्जेक्ट होते हैं, या दो ही चीजों का ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यही दो चीज का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां देखो ये जो बुक है ना, ये बुक ऑब्जेक्ट है, भाई किसका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब जो कीप है इसका ऑब्जेक्ट है। ये जो टेबल आप देख रहे हो ना, ये टेबल भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन अपॉन का ऑब्जेक्ट है। तो फिर से मैं बोलता हूं, किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो या तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद आए या फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद आए, तो वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अगर वर्ब के बाद आया तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, और अगर प्रीपोजिशन के बाद आया तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यही बात इसमें समझाना था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होगा ना, वो हमेशा कौन सा केस में होगा, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस को हम दूसरे शब्द में एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं,
एक्यूजेटिव केस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को ही कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस है। तो ये बात आप बिल्कुल समझ गए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है, देखो हमने यहां लिखा प्रीपोजिशन, ये कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, और प्रीपोजिशन के बाद आता है कौन है भाई? इसके बाद आता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। और इस नाउन या प्रोनाउन को हम किस केस में रखेंगे? इसको आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखना होगा। इसको आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस है। एक्यूजेटिव केस है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन होगा तो आपको चेक करना है कि वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस बना देना, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। जैसे हमने यहां पर लिखा, जैसे हमने लिखा I borrowed a book. I borrowed a book. I borrowed a book. From he. From he. अब देखो ये सेंटेंस हमने लिखा, हमने सेंटेंस क्या लिखा? I borrowed a book from he. अब मुझे बताना ये सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है? ये सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है? बंबई बाबू हेलो। I borrowed a book from he, बताना इस सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है? चलो जी फटाफट बताओ। I borrowed a book from he. तो देखना, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि फ्रॉम, देखो क्या है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि ही ऑब्जेक्टिव केस में है? ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव क्यों लगाए आप? ये तो गलत हो गया। आपको लगाना पड़ेगा इसके जगह पे ऑब्जेक्टिव, यानी ही के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसके जगह पे हिम लिखना पड़ेगा। और हिम जो होता है ना, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हिम लगाओगे तभी सही होगा, हिम लगाओगे तभी सही होगा, ठीक है। हाँ, हिम लगाना पड़ेगा तभी ये चीज आपका सही होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जान लीजिएगा। देखो, किसी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है, अगर कोई वर्ब ठीक प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो उस वर्ब को, ये जो वर्ब आता है, इस वर्ब को जो है ना आईएनजी के फॉर्म में रखना पड़ेगा। इस वर्ब को आईएनजी के फॉर्म में रखना पड़ेगा। और आपको पता है जो वर्ब यहां पर आईएनजी के फॉर्म में आएगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जेरेंड। उसको हम जेरेंड बोलते हैं। यानी प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसको जेरेंड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और जेरेंड हम किसको बोलते हैं? जिसमें आईएनजी लगा होता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो वर्ब आएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बोला। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा और नहीं तो नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन आएगा, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ गया तो उस वर्ब को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस वर्ब को भी नाउन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाउन के समकक्ष बनाना पड़ेगा, नाउन के इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। तो किसी भी वर्ब को आप नाउन के रूप में कैसे चेंज करोगे? आप उसका जेरेंड बना दो। किसी भी वर्ब को अगर नाउन के फॉर्म में चेंज करना, यानी वर्ब का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो वर्ब का नाउन फॉर्म जेरेंड होता है, ठीक है। किसी भी वर्ब का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो उसका नाउन फॉर्म जेरेंड होता है।
किसी भी वर्ब का नाउन फॉर्म क्या होता है? जेरंड होता है। तो जेरंड क्या है भाई? नाउन फॉर्म है। जेरंड उस वर्ब का नाउन फॉर्म है। वैसे जेरंड कहते हैं किसको? जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। जैसे देखो, जैसे हमने लिखा यहां पर एक सेंटेंस हमने लिखा, आई हैव come here, I have come here with a view to learn English. I have come here with a view to learn English. अब मुझे बताना इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है। मुझे ये बताना, जो हमने सेंटेंस अभी अभी लिखा, आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू लर्न इंग्लिश, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ी है, बताना। सर ही इज यंगर देन आई और मी, यंगर देन आई होगा। आपका जो डाउट है ना बाबू, उसमें होगा यंगर देन आई होगा, ठीक है, मी नहीं आई होगा। क्यों होगा? कंपैरिजन वाले चैप्टर देख लेना मेरा, या इनफैक्ट प्रोनाउन वाले चैप्टर को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो आई हैव कम हियर विद अ व्यू टू लर्न इंग्लिश, बताना इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या गड़बड़ी है, चलो फटाफट बताओ। देखो गड़बड़ी क्या, ध्यान दीजिएगा। देखो, वैसे तो हम जानते हैं टू जब इंफिनिटिव का पार्ट होता है तो टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है, यानी उसमें आईएनजी नहीं लगता है। लेकिन यहां पर विथ अ व्यू टू जो देख रहे हो ना, ये विथ अ व्यू टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी क्या होता है? अपने आप में प्रीपोजिशन होता है। तो जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो नो डाउट यहां पर जो टू लगा हुआ देख रहे हो ना, ये टू क्या? एक प्रीपोजिशन है। और अगर प्रीपोजिशन है तो मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होगा उसको जेरेंड के फॉर्म में रखना पड़ेगा, यानी उसको आईएनजी के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो यहां जो लर्न लिखे ना वो गलत है, लर्न के जगह पे लर्निंग लिखना पड़ेगा, लर्न के जगह पे लर्निंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू लर्न इंग्लिश, नहीं, विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, बात समझ में आ रही? विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश, हाँ, विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ गया? ठीक है। देखो एक सेंटेंस में और लिखता हूं, I have written this book. I have written this book for give you the knowledge of grammar। अब मुझे बताना इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है। आई हैव रिटन दिस बुक फॉर गिव यू, अच्छा फॉर यहां पर यू लगा लेना, ठीक है, यहां यू लगा लेना, ठीक है।
आई हैव रिटन दिस बुक फॉर गिव यू द नॉलेज ऑफ ग्रामर, बताइएगा। क्या गड़बड़ी है जी, चलो फटाफट बताओ। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी भी वही बात मैं बता रहा था। देखो फॉर क्या एक प्रीपोजिशन है, और ये फॉर के बाद गिव क्या एक वर्ब है। तो अगर कोई वर्ब प्रीपोजिशन के बाद आता है तो उसको जेरेंट के फॉर्म में लिखो, यानी उसको आईएनजी के फॉर्म में लिखो। तो यहां गिव नहीं होगा, गिव को आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा गिविंग। गिव को क्या लिखना पड़ेगा, गिविंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई हैव रिटन दिस बुक फॉर गिविंग यू, फॉर गिव यू नहीं, फॉर गिविंग यू द नॉलेज ऑफ ग्रामर। बात समझ में आ रही है कि क्यों यहां पर हम वर्ब गिव को हम आईएनजी के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगा उसको आईएनजी के फॉर्म में रखना, ठीक है। हाँ सही है। और सेंटेंस दें, देखो जितना ज्यादा एग्जांपल देंगे उतना क्लियर होगा। शी प्रिवेंटेड, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर। बताइएगा इसमें क्या गड़बड़ी है। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर, बताइएगा क्या गड़बड़ी है। हाँ टू गिव भी हो जाएगा, ठीक है, टू गिव भी गलत नहीं है। पर्पस बताने के लिए जनरली हम फॉर जब लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पर्पस बताते हैं, ठीक है। तो फॉर को रखना ज्यादा बेटर होगा अगर पर्पस बता रहे हो तो। और अगर आप क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव की तरह यूज कर रहे हो तो फिर वहां पर आपको रखना है इन्फिनेटिव वाले फॉर्म को। तो ऐसा क्यों होगा, ठीक है बताइएगा ऐसा क्यों होगा। देखो ये फ्रॉम क्या है, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद ये क्या वर्ब है। तो वर्ब को भाई आईएनजी के फॉर्म में रखो ना, अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो गो को कर दो गोइंग, गो को कर दो गोइंग। तो शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। यही छोटा छोटा जो चीज है ना, जो आप लोग एग्जाम में बैठते हो और ये सब चीज आपके कंसेप्ट में होता नहीं है। और आप तो सोचते भाई हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, हम तो बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, हम क्यों पढ़े ग्रामर। भैया तुम्हारा स्पीकिंग सही हो सकता है, तुम्हारा आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलते होंगे, लेकिन ग्रामर में भी आपका महारत हासिल हो जाए बिना पढ़े नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हम इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हैं। बोलना अलग चीज है और ग्रामर अलग चीज है, दोनों को एक साथ मत जोड़ करके देखिए। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हम पहले क्लियर करते नहीं है और एग्जाम देने चल जाते हैं और बोलते सर क्या करें हम, सर मेरा ग्रामर का बहुत सारा मिस्टेक हो जा रहा है, सर हमको 10 दिन में पढ़ा दीजिए ना पूरा ग्रामर, सर मेरा परसों एग्जाम है सर, आप 2 दिन में कुछ ऐसा बता दीजिए ग्रामर ना कि फिर मेरा कंपटीशन एग्जाम निकल जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। भाई 2 दिन में सोचो कि इतने दिन का कंसेप्ट उसको 2 दिन में बता दे। तो अगर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, पढ़ो। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। हाँ आईएनजी लगा हुआ है इसलिए बना। अब देखो एक एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो इस डेफिनेशन से हम कुछ समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो प्रेपोजिशन जो है ना, प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है। प्रीपोजिशन जो है ना वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। इसको मैं रुको लास्ट वाले पेज में ही बताता हूं क्योंकि थोड़ा जगह का मुझे जरूरत पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला था कि जो प्रीपोजिशन है ना वो किसी नाउन
या प्रोनाउन के पहले आएगा। प्रीपोजिशन का काम ही है के पहले, प्री का मतलब के पहले, तो किसके पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। लेकिन क्या हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं, जनरली। जनरली का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है 90% केसेस में, 99% केसेस में जो प्रीपोजिशन है किसी सेंटेंस में वो नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले आते हैं। लेकिन 1% या 10% ऐसा भी सिचुएशन है जहां पर प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले ना आकर के वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। तो ऐसा रट मत लेना कि जब भी आएगा प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएगा। हाँ भाई, 90% 99% केसेस में प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा। लेकिन 1% या 10% ऐसा भी स्कोप है जहां पर प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे देखो, हम यहां पर कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन I was talking about. This is the man I was talking about. और हर प्रीपोजिशन को, कोई भी प्रीपोजिशन तभी प्रीपोजिशन होगा जब उसको अपना एक ऑब्जेक्ट मिलेगा तब। अगर किसी प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, अपना ऑब्जेक्ट मतलब उसका अपना नाउन या प्रोनाउन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो प्रीपोजिशन नहीं है, वो प्रीपोजिशन नहीं है, वो एडवर्ब्स है। तो प्रीपोजिशंस एडवर्ब्स के भी काम करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर उस प्रीपोजिशन को अपना नाउन या प्रोनाउन मिला है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर उस प्रीपोजिशन को अपना नाउन या प्रोनाउन नहीं मिला है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो प्रीपोजिशन नहीं है, वो एडवर्ब है। ठीक है, तो आप मुझे बताना, जो सेंटेंस हमने अभी लिखा, हमने जो सेंटेंस अभी लिखा, दिस इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अब मुझे बताना इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है? फटाफट बताइएगा, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है? इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है? इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है? प्रीपोजिशन का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता बाबू, सबसे पहले चीज सुन लो, प्रीपोजिशन का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। एंटीसीडेंट किसका होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का होता है, प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। ठीक है, प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, प्रीपोजिशन का एंटीसीडेंट नहीं होता है। ये लंपन चीजें मत रट करके चलो। तो प्रीपोजिशन कौन है यहां पर? प्रीपोजिशन है अबाउट, ये है प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो भैया यहां पर कहां कोई नाउन या प्रोनाउन है? यहां तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। बताना कि ये किसके पहले आ रहा है। ये जो प्रीपोजिशन आप अबाउट को प्रीपोजिशन बोल रहे हो, तो इसके बाद तो कोई नाउन हमें नहीं दिखा, इसके बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन हमें नहीं दिखा। तो जो लोग ये रट के चलते हैं कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो उसका तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगा वो, है ना। तो यहां पर कौन सा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है इसके बाद में? नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये प्रीपोजिशन नहीं है? अगर इसके बाद नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो क्या ये प्रीपोजिशन नहीं है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसका नाउन या प्रोनाउन है। हर प्रीपोजिशन को अपना एक नाउन या प्रोनाउन मिलना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। हाँ, ये अलग बात है कि वो नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन के ठीक बाद में होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो नाउन या प्रोनाउन इसके पहले भी आ जाए। देखो, इसके पहले आ गया। देखो, ये जो है ना, इस प्रीपोजिशन का जो यहां पर नाउन आने वाला था वो यहां ना आकर के ये पहले ही आ गया। ठीक है, जैसे अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर में लिखे तो क्या बनेगा? आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मैन। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मैन। अब देखो, आई वॉज
टॉकिंग अबाउट द मैन। अब देखो, अरे हमने यहां पर अबाउट नहीं लिखा। अब ऐसा यहां पर हमारा पेन का सिस्टम है ना कि एक चीज नहीं मिटा सकता मैं, अगर मिटाऊंगा सब कुछ मिट जाएगा। तो एक काम करते हैं कि हाँ मैं इसको ऐसे काट देता हूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा मेरा ऐसा जो टूल है ना, यहां पर हल्का सा मिटाने का ऑप्शन नहीं है पावर पॉइंट में, ये पूरे मिट जाएगा ये। ठीक है, तो बेटर है कि मैं इस सेंटेंस को फिर से लिखता हूं। देखो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मैन। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मैन। अब ध्यान से समझना इस बात को। देखो, प्रीपोजिशन कौन है? अबाउट है। और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये मैन है, ये मैन है। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात बोल रहे कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मैन। दिस इज द मैन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मैन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसका जो नाउन है ना, ये मैन, ये प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है। और यहां इस सेंटेंस में जो मैन या जो नाउन या प्रोनाउन इसके बाद आना था, वो यहां ना आकर के कहां पर आ रहा है? वो पहले आ जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, देखो ये जो मैन है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट 90% या 99% सेंटेंसेस में क्या होते हैं? वो प्रीपोजिशन के ठीक बाद में आता है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद में आते हैं। लेकिन 1% या 10% ऐसा भी केस हो सकता है कि वो जो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आने वाला था, वो इसके बाद ना आकर के सेंटेंस के बीच में पीछे कहीं पर वो आ जाए। तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल, तो अबाउट यहां भी प्रीपोजिशन है और अबाउट यहां भी प्रीपोजिशन है। दोनों जगह पे अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो और भी ऐसे कई सेंटेंसेस हम ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा द प्लेस आई एम कमिंग फ्रॉम। द प्लेस आई एम कमिंग फ्रॉम। अब मुझे ये बताइएगा, इसमें प्रीपोजिशन कौन है? इसमें प्रीपोजिशन कौन है? द प्लेस आई एम कमिंग फ्रॉम, इसमें प्रीपोजिशन कौन है? इसमें प्रीपोजिशन कौन है? इसमें प्रीपोजिशन कौन है? तो इसमें प्रीपोजिशन है फ्रॉम। प्रीपोजिशन कौन है? फ्रॉम। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां गया? इस फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कहां गया? इस फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कहां गया? इसके बाद तो नहीं आ रहा है। तो चेक करो कि इसके बाद नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि पीछे आया होगा, इसके बाद नहीं आया तो उसके पहले आया होगा। आप चेक करो कहां पर आया। तो देखो कहां पर आया है, ये देखो। हम फ्रॉम किसके लिए लगाएं? प्लेस के लिए लगाएं। तो इस फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? ये है। यानी इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम द प्लेस। देखो इसका ऑब्जेक्ट इसके बाद आ रहा है, प्लेस इसके बाद आ रहा है, ये इसके बाद आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई, विच प्लेस बोलो। अरे विच प्लेस छोड़ो, प्लेस का नाम क्या, उससे तुमको क्या मतलब है? ठीक है, ये प्लेस नाउन है कि नहीं है, बस इतना जान लो। ये नाउन है कि नहीं है? ये नाउन है कि नहीं है, बस, है ना? समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहां पर प्रीपोजिशन लास्ट में आता है। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है,
हु आर यू स्पीकिंग टू, इसमें क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन लास्ट में जा रहा है, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है, तो प्रीपोजिशन लास्ट में भी आ सकता है। तो देखो इस वीडियो में मुझे बताना था प्रीपोजिशन के बारे में, व्हाट आर प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन क्या है और प्रीपोजिशंस हम लगाते कब हैं, हम प्रीपोजिशन को दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे, और प्रीपोजिशन को यूज करते समय हमें किन किन बातों पे ध्यान देना, दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी ट्रांजिटिव वर्ड के ठीक बाद आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या जो राइटर ने लिखा है सेंटेंस को या स्पीकर ने, स्पीकर किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है और किस तरह का रिलेशन बताना चाहता है वो, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूं कि आपको आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, बहुत कुछ आपको वैसे चीज भी जानने को मिला होगा जो पहले से आप नहीं जानते थे प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। लेकिन ये प्रीपोजिशन अभी लंबा चलेगा, प्रीपोजिशन छोटा चैप्टर नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट प्रीपोजिशन पढ़ाऊं? देखो मैं आप लोगों को कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं कि हाँ भाई कंप्लीट पढ़ना है प्रीपोजिशन तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन जितना व्यू जाना चाहिए, जितने लाइक और कमेंट आना चाहिए वो चीज नहीं आ रहा। मैं पक्का बोल रहा हूं इस बार मैंने भी ठान लिया है, अगर इस वीडियो में 20 अलग अलग लोग कमेंट नहीं करेंगे, मैं लाइव चैट की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एक ही व्यक्ति से 10 कमेंट नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग 20 व्यक्तियों से कमेंट चाहिए इस वीडियो में। लाइक तो खैर आपने काम भर कर दिया है, लेकिन मुझे 20 कमेंट्स चाहिए। आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास उसका ऑप्शन नहीं है पता करने के लिए कि आप शेयर करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन लाइक करोगे तो यहां दिखाई देता है कि हाँ आपने लाइक किया, कमेंट करोगे तो हाँ कमेंट वीडियो में रहेगा, सबको दिखाई देगा कि हाँ कमेंट किया। तो अगर 20 कमेंट से कम रहेंगे तो तब तक मैं प्रीपोजिशन का अगला चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूं। हाँ वीडियोस आएंगे, मैं दूसरे टॉपिक वगैरह पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रीपोजिशन कंटिन्यू चाहिए तो आपको वो एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा तभी, अदरवाइज मुझे क्या फायदा इतना मेहनत करने का। आप लोग का काम बन जा रहा है, आप लोग देख ले रहे वीडियो, बस साइड धर ले रहे। लेकिन क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि आप वीडियो में जाके कमेंट करिए, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। इस वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक टिके रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए तो थैंक यू वेरी मच।